हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिंप्लेक्स मेथड इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन केस। मतलब हम आज सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पर, और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वो होगी जिसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा टू मिनिमाइज। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो में लास्ट टू वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं सिंप्लेक्स मेथड इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन। तो आई रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियो देखने से पहले वो दो वीडियोस अच्छे से गो थ्रू करें, और उससे पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट है सिंप्लेक्स मेथड का वो भी अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि उसमें हमने सारे बेसिक्स जितने भी सिंप्लेक्स मेथड से रिलेटेड हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम वो सारी चीजें तो डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो पहले से जो जो डिफरेंसेस होंगे, जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा पहले के केसेस से, हम सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। बाकी का मेथड सारा सेम है। तो बाकी के मेथड के लिए जो जो चीजें चाहिए प्लीज आप पहले गो थ्रू कर लें और अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, डायरेक्टली एग्जाम्पल पे आते हैं। Okay, so this is the example. Minimize z is equal to 40x1 plus 24x2. This is the objective function. उसके बाद we have two constraints और लास्ट में है नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हमने क्या कहा था सिंप्लेक्स मेथड के लिए सबसे पहले हमारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, दो कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। और वो कंडीशंस क्या है कि एक तो हमारे जो कॉन्स्टेंट्स के राइट हैंड साइड हैं वो दोनों पॉजिटिव, मतलब दोनों नहीं, जितने भी कॉन्स्टेंट्स होंगे उनकी राइट हैंड साइड पॉजिटिव होनी चाहिए, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पर वी हैव x1 एंड x2, तो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स दे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड या फ्री नहीं होने चाहिए। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड होने का मतलब ये है कि हमने उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, इट कैन टेक एनी वैल्यू, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, तो लेकिन वो कंडीशन वैसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, कोई भी वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड या फ्री नहीं है। ठीक है, जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है कि हमने सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो इनइक्वालिटीज होती हैं हमारी कॉन्स्टेंट्स में, इनको हमने इक्वालिटीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इक्वेशंस बनानी होती हैं, और इक्वेशंस बनाने के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पर ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन होता है वहां पर हम स्लैक वेरिएबल माइनस सरप्लस वेरिएबल माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब वो कैसे करना है आइए देखते हैं। हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो वी विल राइट मिनिमाइज z is equal to 40x1 plus 24x2। बाकी के जो नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस होने हैं वो हम बाद में करते हैं, पहले हम कॉन्स्ट्रेंट्स देखते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट्रेंट्स के लिए हमारे अब कॉन्स्ट्रेंट्स क्या बन जाएंगे, विल राइट 20x1 प्लस 50x2। हमने क्या कहा, सरप्लस वेरिएबल हमने माइनस करना है, तो हम लिखते हैं माइनस s1 इज इक्वल टू 4800। हमने स्पेस छोड़ी है क्योंकि अभी यहाँ पर हमें कुछ और भी इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो मेनली जो हम पहले कर चुके हैं वही चीज फिलहाल यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरी इक्वेशन में आ जाएगा 80x1 प्लस 50x2। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, एक वेरिएबल s1 ऊपर आ गया, यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस s2। ठीक है, इज इक्वल टू 7200। राइट, और हमारे कितने कॉन्स्टेंट्स नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट बन जाएंगे, x1 x2 s1 s2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलिए उसके बाद हमें क्या करना होता है, अब देखिए यहाँ पर हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म, है ना। मैट्रिक्स फॉर्म में हमारी प्रॉब्लम को लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में इसलिए लिखते हैं कि हमें उससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पता लग जाता है। ठीक है, तो अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं तो हमारे पास देखिए कितने वेरिएबल्स हैं फिलहाल, x1, सॉरी यहाँ पर भी ये चीज कर देते हैं, हमने ऊपर करना होता है जितने वेरिएबल हमारे क्वेश्चन में है वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी लिखने हैं, तो ये हमने लिख दिए। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। तो हम पहले लिख लेते हैं सारे वेरिएबल्स x1 x2 s1 s2। अब हम वैल्यूज लिखते हैं। पहली इक्वेशन अगर देखें तो 20 50, S1 का कोफिशिएंट अब यहाँ पर क्या है, माइनस S1 है ना, तो मतलब -1 इंटू S1, तो कोफिशिएंट हो गया -1। और पहली इक्वेशन में S2 नहीं है तो इसीलिए उसका कोफिशिएंट
0। तो हम ये चीज यहाँ भी मेंशन कर देते हैं 0 इंटू S2। ठीक है, उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में वी हैव 80x1 50x2। S1 हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ इक्वेशन में भी लिख देते हैं 0 S1, इसका कोफिशिएंट 0, और S2 का अगेन -1। ठीक है, ये हो गया कोफिशिएंट्स। इसके बाद हम लिखते हैं सारे वेरिएबल्स, है ना। फॉर्म क्या होता है, Ax इक्वल टू B, मैट्रिक्स फॉर्म। तो A वाला पार्ट हम लिख चुके हैं। X के लिए हम सारे वेरिएबल्स मेंशन करते हैं, x1 x2 s1 s2। ठीक है, इज इक्वल टू B, हमारी रिसोर्स वैल्यूज क्या है, 4800 एंड 7200। ये हो गया। अब देखिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपलेक्स टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। और जब टेबल बनाते हैं तो हम सबसे पहले बेसिक वेरिएबल्स लेते हैं। और बेसिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं, वो वेरिएबल्स जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम S1 S2 लें, यही होते हैं हमारे शुरू में बेसिक वेरिएबल्स। तो S1 S2 जो है वो हमारा यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना रहे, है ना। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने कहा था क्या होना चाहिए, डायगोनल पे 1 1 होना चाहिए और बाकी की वैल्यूज 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर 1 1 नहीं है, -1 है। तो अब इस चीज का क्या करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब फिर से और थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने क्वेश्चन में। तो वो एडजस्टमेंट क्या करते हैं हम, कि अब हम जैसे पहले S1 S2 इंट्रोड्यूस किया था, इसके बाद एडिशन में हम क्या करते हैं, वी इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, राइट। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हमारे फाइनल आंसर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ हमारी थोड़ा सा क्वेश्चन को उस प्रॉपर फॉर्मेट में लाने के लिए हमें ये चीज करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए विल राइट, पहली इक्वेशन में हम +a1 ऐड करेंगे, +a1, और दूसरी इक्वेशन में +a2। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो अब इससे क्या हो जाएगा, जब हमने इक्वेशंस में ये वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम इसको कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, वी राइट इट एज m(a1), ठीक है, ऐड करना है m इंटू a1 प्लस m इंटू a2। ठीक है, यहाँ पर m बताता है हमारा वेरी बिग कॉस्ट। ठीक है, तो वेरी बिग मतलब मैक्सिमम हम मान के चलते हैं, इसीलिए कैपिटल M हमने लिखा है। ठीक है, वेरी बिग कॉस्ट को ये रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए हम इसको बिग M मेथड भी कहते हैं। यहाँ पर हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स डाल रहे हैं जिनकी कॉस्ट हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको बिग M मेथड भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो वन वर्जन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज है ना, तो इसीलिए यहाँ पर जब वेरी बिग कॉस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे पहले केस में हम क्या करते थे, वहां आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की जरूरत नहीं थी, स्लैक वेरिएबल्स होते थे तो हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर हमने वेरी बिग के साथ, ताकि लास्ट में जब हम फाइनल आंसर करें तो ये क्योंकि मिनिमाइज है तो वो जो बहुत बड़ी वाली है वो इतनी बड़ी है, हम उसका इम्पैक्ट यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, हमने मिनिमाइज वाली साइड पे चलना है, राइट। तो हमारे पास अब इसी तरीके से जब यहाँ पर ये चीजें हुई, अब हमें नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट में भी इस चीज को मेंशन करना पड़ेगा, a1 a2। ठीक है, तो मतलब हमारे जितने वेरिएबल्स हैं वो हमें पूरे क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस करने हैं, हर जगह पर, कॉन्स्ट्रेंट्स में भी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी, और जो नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट्स है वहां पर भी। ठीक है, अब इसी के साथ क्या चेंज आएगा, हमारा ये जो मैट्रिक्स फॉर्म हमने बनाया है यहाँ पर भी हमें ये सारे वेरिएबल लिखने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पर a1 और a2 भी लिख देंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से जब हम वैल्यूज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली इक्वेशन में a1 का कोफिशिएंट है 1, a2 नहीं है तो 0, आप यहाँ पर +0 इंटू a2 भी लिख सकते हैं इक्वेशन में। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, सिर्फ आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम सारे वेरिएबल्स लिख देते हैं। और इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन में आपने +0 इंटू a1 लिख देना है। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन में यहाँ कोफिशिएंट 0 और a2 का कोफिशिएंट 1। ठीक है, तो ये आपका बन गया अब प्रॉपर मैट्रिक्स, ये सारे आपके वेरिएबल्स हैं। अब जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या मिला, a1 a2 से, है ना, दो कॉन्स्टेंट्स थे,
तो 2 ही हमारे वेरिएबल्स आएंगे इसमें। तो ये हमारा, अब जब हम क्वेश्चन करेंगे, आपने यहाँ मार्क नहीं करना है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि A1 A2 वेरिएबल्स जो हैं वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हम अपना सिंप्लेक्स टेबल स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो बेसिक वेरिएबल्स होंगे हम किसको कंसिडर करेंगे, A1 एंड A2 को। ठीक है, और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि फाइनल सॉल्यूशन में कभी भी एंड में A1 A2 नहीं आना चाहिए बेसिक वेरिएबल्स में। ठीक है, जैसे हम पहले केस में बोलते थे ना कि x1 x2 आ गया, 3 वेरिएबल्स अगर हैं तो एक x1 x2 हो गया और एक सपोज s1 या s2 या s3 आ गया, तो वो चलता था। लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल आपका नहीं आना चाहिए। अगर एंड तक, जहां तक आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है, हम उसको अपना फाइनल ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं बोल सकते। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, मैट्रिक्स फॉर्म में भी आ गया, अब हम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमने, देखिए हमारा क्वेश्चन लिखा है पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, उसके बाद हमने ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है और नीचे हमारा फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल है। ठीक है, तो हम पहले मैट्रिक्स में यहाँ वेरिएबल्स लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, x1 x2 s1 s2 a1 a2। ठीक है, अब देखिए, अब इस टेबल में हम क्या करते हैं, जो सिंप्लेक्स टेबल में हमने पहले डिस्कस किया है कि सबसे पहले हम लिखते हैं ये जो बेसिक वेरिएबल्स है ना, हम वो मेंशन करते हैं। और बेसिक वेरिएबल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, ये जो मैट्रिक्स हमने बनाया है यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो मिलके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, और वो कौन से हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं A1 एंड A2। देखिए डायगोनल पे 1 1 है और बाकी की वैल्यूज 0 है। तो हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ बेसिक वेरिएबल्स मेंशन कर देंगे A1 एंड A2। उसके बाद इसके हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे कोफिशिएंट्स, और कोफिशिएंट्स हमें मिलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं A1 का कोफिशिएंट है m, A2 का भी कोफिशिएंट है कैपिटल M। ठीक है, वेयर M इज अ वेरी बिग वैल्यू। ठीक है, क्लोज टू इन्फिनिटी हम मान के चलते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, साथ में लिख लेंगे सॉल्यूशन वैल्यूज। वो हमें कहाँ से मिलती हैं, ये जो राइट हैंड साइड है। ठीक है, या अगर कॉन्स्टेंट्स देखें तो ये जो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज हैं, हम लिखेंगे 4800 एंड 7200। राइट, उसके बाद ये जो येलो कलर में हमारा रो ऊपर सबसे ऊपर बनी हुई है, वो है कोफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन Cj। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन से डायरेक्टली देख लेंगे। हमने सीक्वेंस में सारे वेरिएबल्स लिखे हैं, तो x1 x2 s1 s2 a1 a2, तो हम ऊपर से डायरेक्टली लिख लेते हैं कोफिशिएंट्स 40 24 0 0 m n। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, हम ये जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके नीचे हमने ये जो 2 रोज हैं वो फिल करनी है। वो हमें कहाँ से मिलती हैं, ये मैट्रिक्स से। तो डायरेक्टली हम इस मैट्रिक्स को कॉपी पेस्ट कर देंगे। हम यहाँ लिख लेते हैं 20 50 -1 0 1 0, और सेकेंड रो में 80 50 0 -1 0 1। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कैलकुलेशंस का। तो कैलकुलेशंस हमें क्या क्या करनी होती है, एक हम कैलकुलेट करते हैं ZJ और दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा जे। डेल्टा जे होता है हमारा CJ माइनस ZJ। तो CJ हमारे पास ये ऊपर है सबसे पहले वाली रो, और ZJ हमें कैलकुलेट करना है। और ZJ कैलकुलेट करने के लिए समेशन ऑफ CB इंटू AIJ। ठीक है, और AIJ कौन सा होता है, ये जो अभी हमने मैट्रिक्स की सारी वैल्यूज लिखी हैं, AIJ ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, CB है ये MM। तो हमने क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाना है और ऐड करना है, समेशन का साइन है ना। तो वो कैसे होगा, देखिए पहली वैल्यू m इंटू 20 करना है, m इंटू 80 करना है, दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20m प्लस 80m, इसको टोटल करेंगे, ये बन जाएगा हमारा 100m। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। वैसे ही दूसरे स्टेप में दूसरे कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे m को x2 की वैल्यूज के साथ। तो वो कैसे होगा, 50 इंटू m प्लस 50 इंटू m। आई होप ये क्लियर है। हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। ये अगेन दिस इज 100m। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट कॉलम करते हैं। तो नेक्स्ट कॉलम में क्या हो जाएगा, -1 इंटू m प्लस 0 इंटू m। तो दूसरी वैल्यू 0 हो गई, ये आ गया -m। नेक्स्ट में अगेन 0 इंटू m -1 इंटू m। तो ये हो गया पहली वैल्यू 0, दूसरा हो गया -m। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 इंटू m 0 इंटू m। तो ये हो गया m, और अगले में भी 0 इंटू m इज 0, 1 इंटू m इज m। ये आ गई हमारी ZJ की वैल्यूज। अब क्या करना है हमें,
वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा जे, और उसके लिए ये सी जे की वैल्यू और इसके नीचे जेड जे की वैल्यू को माइनस करना है। तो पहले वाले में हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 माइनस 100m। अब ऑब्वियसली हम 100m तो नहीं माइनस कर सकते क्योंकि एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल की फॉर्म में है, तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट में हो जाएगा 24 माइनस 100m, उसके बाद 0 माइनस माइनस m, तो ये हो जाएगा प्लस m। अगले में भी 0 माइनस माइनस m, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा m। नेक्स्ट में m माइनस m 0 एंड अगेन m माइनस m इज 0। ठीक है, अब जब डेल्टा जे हो जाता है, डेल्टा जे कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं वी चेक द सोल्यूशन फॉर ऑप्टिमैलिटी। तो देखिए मैक्सिमाइज के केस में क्या था, ऑल डेल्टा जे वैल्यूज शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। यही होता था ना कि हम बोलते थे कि अगर 0 या नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं सारी, तो हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। ठीक है, लेकिन मिनिमाइजेशन के केस में उल्टा हो जाएगा, हम बोलेंगे ऑल वैल्यूज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब या तो 0 हो या फिर सारी पॉजिटिव वैल्यूज हो, एक भी नेगेटिव वैल्यू आएगी इसका मतलब हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें, देखिए एक 0 है, ये भी 0 है, अगर कैपिटल M है तो ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर हम ये पहली वाली दो वैल्यूज देखें तो ये दोनों हमारी नेगेटिव हैं। क्यों नेगेटिव हैं, क्योंकि 40 माइनस 100m, मतलब m तो इनफाइनाइट है ना, तो इन्फिनिटी यहाँ पर है माइनस इन्फिनिटी, तो 40 एक छोटी सी वैल्यू है, तो छोटी सी वैल्यू में से माइनस अगर करेंगे बहुत बड़ी वैल्यू तो हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली दूसरे केस में भी हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब अभी हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। तो अब क्या करना है, पहले केस में मैक्सिमाइजेशन के केस में हम जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती थी वो चूज करते थे। ठीक है, वो हमें एंटरिंग वेरिएबल बताता था। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू चूज करनी है। ठीक है, चूज मोस्ट नेगेटिव डेल्टा जे वैल्यू। ठीक है, अब मोस्ट नेगेटिव कैसे पता चलेगा इन दोनों में से, अगर कभी कंफ्यूजन हो तो क्या करना चाहिए, एक छोटे से एग्जांपल से अपने को अपनी कंफ्यूजन को क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं ना कि जैसे हम बोलते हैं, ऊपर लिखते हैं यहाँ पर, देखिए हमने बोला 40 माइनस 100m। ठीक है, हम कह रहे हैं m बहुत बड़ी वैल्यू है। अब हम इन्फिनिटी से माइनस करके कुछ नहीं समझ आएगा क्योंकि उस हिसाब से ये दोनों ही माइनस इन्फिनिटी ही बन जाएंगी, बट स्टिल कहीं ना कहीं हमें कंपेयर करके एक को चूज करना है। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लो, हमने क्या कहा, ये वाली जो टर्म है -100m, ये 40 से बहुत बड़ी है, तो हम थोड़ी सी बड़ी लेके देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं सपोज 40 माइनस 50 ले लेते हैं। ठीक है, तो 40 माइनस 50 कितना आता है, -10, है ना। और दूसरी वैल्यू हमारी है 24 माइनस 100m। तो 100m को हमने क्या लिया है, 50 माना है, यही किया है ना। तो हमने इस केस में भी क्या करना है, क्योंकि ये दोनों को कंपेयर करना है, तो हमें इन दोनों वैल्यूज को बराबर लेके चलना पड़ेगा, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 24 माइनस 50 कर लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा ये आंसर आ जाएगा 24 माइनस 50 होता है -26। तो 24 माइनस 50 इज -26। ठीक है, तो अब इन दोनों में से ज्यादा नेगेटिव कौन है, -26 वाला, है ना। -10 और -26 को कंपेयर करो तो मोस्ट नेगेटिव कौन है, -26। इसका मतलब 24 माइनस 100m जो है ये हमारा मोस्ट नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी वैल्यू को चूज करेंगे और यहां से इसको ऐसे चूज करेंगे और ये वाला हमारा बन जाएगा, ये बनेगी की कॉलम। ठीक है, और यही हमारा बनेगा एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। चलिए, जब हमारा एंटरिंग वेरिएबल हमें मिल गया, अब हमें लीविंग वेरिएबल भी पता होना चाहिए। तो लीविंग वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये जो लास्ट वाला कॉलम है, तो मिनिमम रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है, बी आई की वैल्यू को डिवाइड करना होता है के सी वैल्यू से। बी आई वाली वैल्यूज है 4800 एंड 7200। ये हो गया 4800 एंड 7200, किससे डिवाइड करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग की कॉलम की वैल्यू से। की कॉलम हमारा x2 वाला, तो डिवाइड बाय 50 50, डिवाइड बाय 50
डिवाइड बाय 50। तो पहले केस में 4800 अपॉन 50 आता है 96 और 7200 अपॉन 50 आता है 144। तो यहाँ पर सेम कंडीशन है, मिनिमम रेशो है ना नाम, तो हमें मिनिमम वैल्यू चूज करनी है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कौन सी है यहाँ पर 96। तो इसका मतलब ये वाली रो हमारी हो जाएगी की रो और ये हमारा हो जाएगा लीविंग वेरिएबल, ठीक है। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में A1 विल लीव और इसको रिप्लेस कौन करेगा x2 जो की कॉलम वाला है, ठीक है। एंटरिंग वेरिएबल पता लग गया, लिविंग वेरिएबल पता लग गया, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है हमारा की एलिमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें पता लग गई। अब हम नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बना सकते हैं विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब बाकी के टेबल हमने वैसे ही बनाने हैं जैसे हम पहले बनाते आए हैं, ठीक है। सिर्फ हमारा डिफरेंस कहाँ पर था, एक तो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स लिए थे, फिर हमने देखा कि जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल से बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने पूरा टेबल एज इट इज बनाया। फिर डिफरेंस, नेक्स्ट डिफरेंस कहाँ पर आया, डेल्टा जे की वैल्यूज के कंपैरिजन में। तो पहले केस में हम बोलते थे ऑल वैल्यूज शुड बी ईदर जीरो और नेगेटिव, यहाँ पर हम बोलते हैं दे शुड ईदर बी जीरो और पॉजिटिव, ठीक है। फिर जब एक भी नेगेटिव वैल्यू आ गई तो हमने फिर क्या करना है, कौन सी चूज करनी है, जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। बस ये इन दो तीन चीजों का डिफरेंस है, बाकी प्रोसीजर हमारा सारा सेम है, ठीक है। तो चलिए अब हम बनाते हैं नेक्स्ट टेबल। अब क्योंकि आपको ये सारा पता है कैसे कैलकुलेशंस करनी है, तो हम फटाफट से अब टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये जो ऊपर छोटा सा टेबल बनाया है ये हमारा फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल है, और नीचे अभी हम रिवाइज टेबल बनाएंगे। रिवाइज टेबल के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लिखते हैं बेसिक वेरिएबल्स, और बेसिक वेरिएबल्स में हमने अभी पिछले टेबल में देखा कि हमारा A1 इज द लीविंग वेरिएबल और उसकी जगह एंटर करेगा x2, ठीक है। तो हम नीचे टेबल में क्या करेंगे, A1 की जगह लिखेंगे x2 और नीचे A2 रहेगा, ठीक है। अब इसके लेफ्ट साइड पे हम इसके कोफिशिएंट्स लिखते हैं। तो देखिए A1 का कोफिशिएंट x2 का कोफिशिएंट है 24 और A2 का कोफिशिएंट है m, और जो हमारी सॉल्यूशन वैल्यूज हैं ये रिवाइज होंगी, इनको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम ऊपर भी लिख लेते हैं कोफिशिएंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन के 40 24 0 0 m m। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, अब हमने वैल्यूज कैसे रिवाइज करनी होती है हम ये डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या रहता है, जो हमारा एंटरिंग वेरिएबल है और जो हमारा न्यू वेरिएबल है उसकी वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी डिवाइड ऑल ओल्ड वैल्यूज, डिवाइड ऑल ओल्ड वैल्यूज बाय की एलिमेंट। हमारे यहाँ की एलिमेंट कौन सा है, ये 50 ब्लू में जो है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हर वैल्यू को डिवाइड कर देना है 50 के साथ। तो वो हम कैसे करेंगे देखिए, तो चलिए अब हमारा एंटरिंग वेरिएबल यहाँ पर कौन सा है, x2, ठीक है। तो हमने सबसे पहले x2 वाली रो की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, और उसके लिए हमने क्या करना है, सारी जितनी भी ओल्ड वैल्यूज हैं, देखो हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं, ओल्ड वैल्यूज हैं ये वाली, है ना। तो इन सभी वैल्यूज को हमने डिवाइड करना है 50 के साथ, राइट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x2 की वैल्यूज 4800 डिवाइड बाय 50, फिर हमारा है 20/50, नेक्स्ट में है 50/50, देन वी हैव -1/50, इसको फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं है, देन 0/50 इज 0, देन 1/50 एंड 0/50 इज अगेन 0। तो x2 वाले में 50/50 इज इक्वल टू 1, और चलो हम इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं ताकि बाद में फिर हमें ये काम आएंगी वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद 20/50 है तो हम इसको लिख लेंगे 2/5, ठीक है। फ्रैक्शंस में करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, 2/5, और ये जो है हमारा पहला वाला 4800 अपॉन 50, ये हमारा आ जाता है 96, ठीक है। 4800 डिवाइड बाय 50, तो हम इसको भी हटाकर हम लिख लेते हैं यहाँ पर 96। तो ये होगी हमारी पहली रो कैलकुलेट, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या रहता है, अब हम ये हटा के जो हमारा पुराना एग्जिस्टिंग वेरिएबल है, एग्जिस्टिंग वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर, A2 वाला, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि एक बार फॉर्मूला सामने हो तो फिर कैलकुलेशन करने में कंफ्यूजन नहीं होता। तो हम यहाँ लिख देते हैं एग्जिस्टिंग
वेरिएबल इज इक्वल टू, हम करते हैं ओल्ड वैल्यू, मतलब उसी की जो पुरानी वैल्यू थी, ओल्ड वैल्यू में से हम माइनस करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू बिलो और अबव, हम दोनों ही लिखते हैं, ठीक है, ताकि अगर बिलो वाली वैल्यू हो तो वो ले लेंगे, अबव वाली होगी तो वो ले लेंगे। यहाँ पर क्योंकि दो ही रोज हैं तो क्योंकि ऊपर वाली रो में की एलिमेंट है तो उसे नीचे वाली ही कंसिडर करनी है। तो लेकिन हम, ताकि फॉर्मूले में बार बार हमें चेंजेस ना हो और कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम हमेशा लिखते हैं बिलो और अबव की एलिमेंट, और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना होता है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन न्यू रो, जो अभी हमने नई रो बनाई उसकी वैल्यूज के साथ, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, इसके लिए सिंपल तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओल्ड वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम इधर से हाइलाइटर हटाकर, ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो, हम इससे नीचे वाली वैल्यूज को हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि ये हमारी ओल्ड वैल्यूज हैं, राइट। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ओल्ड वैल्यूज लिख लेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ 7200 माइनस, दूसरा है 80 माइनस, देन 50 माइनस, देन 0 माइनस, -1 माइनस, 0 माइनस एंड 1 माइनस, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, सबसे पहले हमने देखना है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू बिलो और अबव की एलिमेंट। तो की एलिमेंट के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, नीचे इस रो की वैल्यू है 50, ठीक है। तो हमने सारी जगह लिख देना है 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू, सब जगह लिख लेंगे। अब अगर आपने सिंप्लेक्स मेथड पहले ट्राई कर लिया है क्वेश्चन, तो आपको पता होगा ये कैसे करना है, तो आप फटाफट से कैलकुलेशन करते चाहिए। और इसके बाद हमने क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन न्यू रो, ठीक है। तो नई वाली रो देख लेनी है, नई वाली रो की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज 96, here we have 2 by 5, here we have 1, here we have -1 by 50, then we have 0, then 1 by 50, और यहाँ पर है 0, ठीक है। तो हमारी वैल्यूज क्या बन जाएंगी, सबसे पहले देखिए हम करते हैं 50 इंटू 96, 50 इंटू 96 इज 4800, और वो माइनस करना है किस में से, 7200 में से, तो ये हमारा आ जाएगा 2400। तो हम इसको हटा देते हैं पूरा, ठीक है, और इसकी जगह हम लिखते हैं वी हैव, सॉरी 2400, ठीक है, ये आ गया 2400। दूसरे केस में हमारा क्या आएगा, देखिए 5 10 50, 10 2 20, 80 माइनस 20 इज 60, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 60। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए 50 माइनस 50 इंटू 1 इज 50, तो 50 माइनस 50 इज 0, ठीक है, ये आ गया 0। फिर दूसरे केस में है 0 माइनस, ये 50 इंटू -1 बाई 50, 50 50 कैंसिल, तो 0 माइनस माइनस +1, तो ये आ जाएगा हमारा +1, ठीक है। इसको हम हटा के लिख देते हैं +1। नेक्स्ट में देखिए -1 माइनस 50 इंटू 0 इज 0, तो ये रहेगा -1, ठीक है, -1। नेक्स्ट में आ गया ये 50 50 कैंसिल, और ये हो जाएगा 0 माइनस 1 इज -1, तो ये आ गया यहाँ पर -1। और लास्ट में आ गया 1 माइनस 50 इंटू 0 इज 0, तो ये हो जाएगा 1। ये आ गई हमारी सारी वैल्यूज, ठीक है, सिंपल। अब हम फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा ZJ एंड डेल्टा J। तो ZJ हम करेंगे समेशन ऑफ CB इंटू AIJ, और डेल्टा J हो जाएगा CJ माइनस ZJ, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करते जाना है, हमने पहले वाले में देखिए 24 यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, सोल्यूशन वैल्यूज को नहीं छेड़ना होता है इसके लिए हमने, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 2 बाई 5, ठीक है, प्लस 60 इंटू m, तो ये हो जाएगा 24 2 48 बाई 5 प्लस 60 m, ठीक है। इसको अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हो जाएगा, देखिए 24 इंटू 1 इज 24, और m इंटू 0 इज 0, तो ये आ जाएगा 24।
फिर नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 24 इंटू -1/50 प्लस m। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बन जाता है 2 12 225 ठीक है। तो ये हो जाएगा -12/25 प्लस m। तो हम लिख लेते हैं -12/25 प्लस m। फिर नेक्स्ट स्टेप में 0 इंटू 24 इज 0 प्लस -1 इंटू m इज -m। फिर नेक्स्ट स्टेप में 24/50 अगेन 12/25 हो जाएगा, 12/25 प्लस -m, तो ये -m। और नेक्स्ट स्टेप में 24 इंटू 0 इज 0 और m इंटू 1 इज m, ये आ जाएगा m। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, cj माइनस zj। ठीक है, तो cj ऊपर है और ये zj अभी हमने कैलकुलेट किया, तो ये कितना हो जाएगा, पहले में आ जाएगा 40 माइनस 48/5 माइनस 60m, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगले स्टेप में आएगा 24 माइनस 24 इज 0, देन वी हैव 0 माइनस ये वाली टर्म है ना, ये पूरी टर्म, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 12/25 माइनस m। फिर नेक्स्ट में हो जाएगा 0 माइनस माइनस m प्लस m। अगले में हो जाएगा m माइनस दिस टर्म है ना, तो ये बन जाएगा 2m हमारा, है ना, क्योंकि m प्लस m, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हम लिख लेते हैं m माइनस 12/25 माइनस m, तो ये m माइनस 12/25 माइनस माइनस प्लस m, तो m और m को हम ऐड कर सकते हैं, ये बन जाएगा 2m माइनस 12/25 और लास्ट में है 0 m माइनस m इज 0। ठीक है, ये आ गई हमारी सारी वैल्यूज। चलिए, अभी हमने ये पहले वाली को पूरा सॉल्व नहीं किया था क्योंकि जो कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं एटलीस्ट हमें उनको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो हम कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए 40 माइनस 48/5, इसको हम लिख सकते हैं 5 4 20, 200 माइनस 48/5 विच इज इक्वल टू 200 माइनस 48 करना है, ये हो जाएगा 152/5। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 152/5 माइनस 60m था। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या कंडीशन चेक करनी होती है कि ऑल डेल्टा जे वैल्यूज दे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, तो मतलब या 0 हो या पॉजिटिव हो। अब देखिए यहाँ पर ये वाली वैल्यू 0 है, ये जो वैल्यू है इसको भी हम पॉजिटिव बोल सकते हैं क्योंकि 2m है, उसमें से ये वैल्यू माइनस करनी है, तो 2m इज इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में से एक छोटी सी वैल्यू माइनस करो तो वो इन्फिनिटी ही एक तरह से कंसिडर होता है, तो ये पॉजिटिव है। फिर उसके बाद ये जो है देखिए, हम एक और 0 है, उसके अलावा हमारे पास कितने टर्म्स हैं, देखिए एक टर्म 0 माइनस ये पॉजिटिव टर्म ही है क्योंकि 0 माइनस माइनस m है ना, तो ये प्लस m है, ये पॉजिटिव टर्म है। तो लेकिन हमारे पास अभी भी दो टर्म्स हैं जो नेगेटिव हैं। ठीक है, तो अब यहाँ हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम लॉजिकली देखें तो ये एक में -60m है और एक में -m है, तो ज्यादा नेगेटिव कौन सा है, -60m वाला। ठीक है, तो ये ऑल डेल्टा जे वैल्यूज आर नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस केस में अब हमारा ये वाली टर्म जो है पहले कॉलम वाली, ये हमारी बन जाएगी की कॉलम और साथ में एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, जो मोस्ट नेगेटिव वाला है। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं मिनिमम रेशियोज, तो मिनिमम रेशियो के लिए BI की वैल्यूज लिखनी है 96 और 2400, इसको डिवाइड करना है कॉरेस्पॉन्डिंग ये x1 वाली जो है, डिवाइड बाय करना है हमने इसको, पहले वाली वैल्यू को 2/5 से डिवाइड करना है और दूसरे वाली को 60 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये पहला वाला हमारा बन जाएगा 96 इंटू 5 डिवाइड बाय 2, ये बन जाता है हमारा 240। ठीक है, और दूसरा है हमारा 2400 डिवाइड बाय 60, तो 6 4 24, ये बन जाता है 40। ठीक है, अब मिनिमम रेशियो है तो हमने मिनिमम वैल्यू कंसिडर करनी है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए कि मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ इसमें से नेगेटिव आता है तो हमने वो नहीं देखना है,
मिनिमम जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज है उसमें से मिनिमम देखना होता है, ठीक है। तो हमारा मिनिमम यहाँ पर है 40। तो हमारा इसका मतलब ये जो A2 है हमारा, A2 बन जाएगा लीविंग वेरिएबल, ठीक है। ये बन गई हमारी की रो और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है वो हो गया लीविंग वेरिएबल, ठीक है। और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर है, 60। तो ये हमारा बन जाएगा, दिस इज आवर की एलिमेंट, ठीक है। एंटरिंग वेरिएबल पता लग गया, लिविंग वेरिएबल पता लग गया, तो और साथ में की एलिमेंट पता लग गया। तो अब इन सब की हेल्प से हम एक नया रिवाइज टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज पर भी हेयर नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन वी हैव गॉट, ठीक है, नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हम इसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टेबल। So above we have the second simplex table. अब हम इसके बाद नीचे जो टेबल है बड़ा सा आपको दिख रहा है, ये हमारा अब नया रिवाइज टेबल बनने वाला है। तो रिवाइज टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसिक वेरिएबल्स लिखेंगे। तो हमारे जो पुराने वेरिएबल्स थे x2 और a2, उसमें से a2 जो है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय x1, ठीक है। तो x2 पहला वाला ऐसे ही रहेगा, a2 की जगह हम लिखेंगे x1, ठीक है। और ऊपर हम कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं 40, 24, 0, 0, m, m, राइट। और ये जो बेसिक वेरिएबल्स हमने लिखे इनके लेफ्ट साइड पे इनके कोफिशिएंट्स, तो x2 का कोफिशिएंट है 24, x1 का कोफिशिएंट है 40, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हम लिखते हैं सोल्यूशन वैल्यूज, और ये सारी वैल्यूज होंगी कैलकुलेटेड वैल्यूज, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, जो नया वेरिएबल आया है, न्यू वेरिएबल या एंटरिंग वेरिएबल जो है उसके लिए डिवाइड ऑल ओल्ड वैल्यूज बाय की एलिमेंट। की एलिमेंट है हमारा यहाँ पर 60, दिस इज की एलिमेंट। और हमारा नया वेरिएबल यहाँ कौन है, x1, ठीक है। तो x1 की जितनी ओल्ड वैल्यूज हैं, हम ओल्ड वैल्यूज को पहले हाईलाइट कर लेते हैं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। ये सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 40 को हाईलाइट नहीं करेंगे क्योंकि उसको हमने रिवाइज नहीं करना है, बस यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं कैलकुलेशन। तो x1 के लिए वी हैव 2400 डिवाइड बाय 60। तो 2400 डिवाइड बाय 60 कितना होता है, इट इज 2400 डिवाइड बाय 60 इज 40, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 40। उसके बाद 60 अपॉन 60 is 1, then 0 upon 60 is 0, 1 upon 60 is 1 by 60, then minus 1 by 60, again minus 1 by 60 and 1 by 60, ठीक है। ये आ गई सारी वैल्यूज। उसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, हमारा होता है जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल है, मतलब जो पुराना वेरिएबल है, जो चेंज हमने रिप्लेस किसी के साथ नहीं किया है, उसके लिए भी हम फटाफट से पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले लिखने से क्या होता है, हमें कंफ्यूजन नहीं होता। तो ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरेस्पॉन्डिंग ओल्ड वैल्यू बिलो और अबव की एलिमेंट, और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यूज हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन न्यू रो, ठीक है। तो न्यू रो हमारी कौन सी है, ये x1 वाली, और ऊपर x2 की अब हमने वैल्यूज लिखनी है। तो x2 की वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, जो x2 वाली पुरानी वैल्यूज हैं उनको हम सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पर, x2, ये सारी वैल्यूज को हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ आपको पूरी कैलकुलेशंस नहीं दिखा रहे क्योंकि हम बता चुके हैं पहले कई बार, अब ये डिस्कस हो चुका है कि ये कैलकुलेशंस हमें कैसे करनी है, ठीक है। तो आई डायरेक्टली मेंशन द वैल्यूज, आप ये फॉर्मूला लगाएं और कैलकुलेशंस कर लें, ठीक है। तो जैसे पहले की वैल्यू में है 96 इज द ओल्ड वैल्यू, तो 96 एक, चलो आपको बता देते हैं, 96 इज द ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरेस्पॉन्डिंग ओल्ड वैल्यू बिलो और अबव की एलिमेंट। तो हमारा की एलिमेंट 60 है, इसके ऊपर है 2/5, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय इसकी न्यू वैल्यू है 40, है ना, राइट। तो ये हो जाता है 96 माइनस 2/5, सॉरी 5 8 40, 2 8 16, तो हम सीधे यहाँ लिखते हैं 96 माइनस 16, तो ये कितना आ जाता है 80, ठीक है। तो इस तरीके से आप फटाफट से सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए। तो हम यहाँ वैल्यूज लिख देते हैं, आप
यहाँ से कंफर्म वेरीफाई कर सकते हैं अपनी वैल्यूज, ठीक है। तो 0 1 -2/75 1 upon 150 2 upon 75 एंड -1/150, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आती हैं कैलकुलेट करने पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, वी हैव टू कैलकुलेट ZJ एंड डेल्टा J। तो ZJ हमारा होता है समेशन ऑफ CB इंटू AIJ। AIJ कौन सी होती है, X1 से लेकर ये सारे जितने वेरिएबल्स हमारे हैं, ठीक है। ये AIJ बेसिकली होता है मैट्रिक्स वैल्यूज, ठीक है। तो डेल्टा J होता है CJ माइनस ZJ। तो फटाफट से आप कैलकुलेशंस कर लीजिए। CB इंटू AIJ कैसे करना है, जैसे फर्स्ट कॉलम के लिए 24 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 40, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं 40। दूसरे केस में सिमिलरली 24 इंटू 1 प्लस 40 इंटू 0, ये आ जाएगा 24। फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा 24 इंटू -2/75 और उसमें ऐड करना है 40/60, है ना, 40 इंटू 1/60। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2/75, राइट, 2/75। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है इसी तरीके से -38/75, उसके बाद -2/75 एंड लास्ट इज 38/75, ठीक है। ZJ कैलकुलेट करने के बाद हम डेल्टा J कैलकुलेट करते हैं, और डेल्टा J क्या होता है, ऊपर CJ की वैल्यूज लिखी हैं फर्स्ट रो में, तो हमने सिंपल क्या करना है, CJ माइनस ZJ। तो 40 माइनस 40 0, 24 माइनस 24 0, then 0 minus 2/75 is -2/75, then 0 minus -38/75 is minus minus plus, ये हो जाएगा 38/75। then we have m minus -2/75, तो ये हो जाएगा m plus 2/75, और लास्ट में m minus 38/75, ठीक है। चलिए, जब डेल्टा J कैलकुलेट हो जाता है फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वी हैव टू चेक वेदर ऑल डेल्टा J values are greater than or equal to 0। मतलब 0 या फिर greater than 0 मीन्स पॉजिटिव, ठीक है, 0 या पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो इसमें से देखिए, अगर पहला 0 है, दूसरा भी 0 है, फिर एक ये नेगेटिव है -2/75, फिर नेक्स्ट है 38/75, ये भी पॉजिटिव है, नेक्स्ट है m प्लस 2/75, ये भी पॉजिटिव है, और लास्ट में जो m -38/75 है, ये भी एक्चुअली पॉजिटिव वैल्यू ही है, क्योंकि इन्फिनिटी में से अगर एक छोटी सी वैल्यू माइनस करते हो तो पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो ये बाकी की सारी तो पॉजिटिव है, लेकिन एक नेगेटिव अभी भी है। इसका मतलब ऑल डेल्टा J वैल्यूज आर नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देयरफॉर नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन वी हैव गॉट, ठीक है। अभी भी हमारे पास जो हमारा सॉल्यूशन है ये दिस इज नॉट ऑप्टिमल। तो इसका मतलब हमें फिर रिवाइज करना पड़ेगा, और रिवाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले अभी मिनिमम रेशो चाहिए हमें, है ना। तो अच्छा, उससे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि अब यही एक नेगेटिव है और मोस्ट नेगेटिव वाले को हमने चूज करना होता है। तो हमारी ये जो है S1 वाली, ये हमारा दिस इज की कॉलम एंड दिस इज आर एंटरिंग वेरिएबल, ठीक है। और मतलब S1 हो गया एंटरिंग वेरिएबल। लिविंग वेरिएबल के लिए हम मिनिमम रेशियो निकालते हैं। मिनिमम रेशियो के लिए BI की वैल्यूज लिखो पहले 80 40, और BI वैल्यू को डिवाइड करना है कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यूज के साथ, और की कॉलम है ये S1 वाला कॉलम, है ना। तो S1 वाले में हमारे पास है 80 को डिवाइड करना है -2/75 के साथ, और 40 को डिवाइड करना है 1/60 के साथ, ठीक है। तो ऊपर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाय -2, और 75 नीचे है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 240 80, 40 इंटू 75, जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा -3000, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और दूसरे में ये 1/60 है, 60 ऊपर जाके 40 इंटू 60 इज 2400, ठीक है। अब देखिए, कंफ्यूजन यूजुअली कहाँ पर आता है कि हम मिनिमम रेशो देख रहे हैं ना, तो हमें लगता है कि -3000 ऑब्वियसली इट इज लेस देन 2400, लेकिन आपको कौन सी कंसिडर करनी होती है, मिनिमम वैल्यू, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मतलब नेगेटिव वैल्यू को आपने इग्नोर कर देना है
बाकी की जो रिमेनिंग वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं उसमें से मिनिमम चूज करना होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये जो 2400 है हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो x1 है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमारी बन जाएगा लिविंग वेरिएबल, ठीक है। सो लिविंग वेरिएबल ये बन गई की रो और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल बन गया लिविंग वेरिएबल, ठीक है। और इन दोनों की इंटरसेक्शन पे जो है, देखिए सेकेंड रो और ये वाला कॉलम S1 वाला कॉलम और सेकेंड रो दिस 1/60 ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये बन जाता है हमारा की एलिमेंट, ठीक है। अगर इसको हाईलाइट करके देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये S1 और यहाँ से X1, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तो ये हमारा की एलिमेंट बन गया 1/60। नाउ वी हैव की रो, वी हैव की कॉलम, वी हैव एंटरिंग वेरिएबल, वी हैव लीविंग वेरिएबल एंड वी हैव की एलिमेंट। तो ये सारी वैल्यूज यूज करके हम फिर से अपने टेबल को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो चलिए ऊपर हमने ये टेबल बना लिया है और नीचे रिवाइज टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमारे बेसिक वेरिएबल्स। तो ऊपर वाले टेबल से पता लगता है कि ये x1 जो लिविंग वेरिएबल है इसको रिप्लेस कौन करेगा, s1। तो हम बेसिक वेरिएबल्स लिख लेते हैं x2 और x1 की जगह s1, ठीक है। साथ ही हम इनके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। x2 का कोफिशिएंट है 24, s1 का कोफिशिएंट है 0, राइट। अब हमें कैलकुलेशंस करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो न्यू वेरिएबल है, न्यू है S1, ठीक है। तो हम इसकी ओल्ड वैल्यूज को पहले हाईलाइट कर लेते हैं, ये सारी हैं ओल्ड वैल्यूज, ठीक है। अब इन ओल्ड वैल्यूज को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है किसके साथ, जो हमारा की एलिमेंट है, और की एलिमेंट क्या है 160, ठीक है। तो 160 से डिवाइड करना है तो हम यहाँ लिख लेते हैं 40 डिवाइड बाय 160 है ना, 60 ऊपर चला जाएगा, 40 इंटू 60 ये आ जाएगा 2400, ठीक है। उसके बाद है 1, तो 1/60 करना है तो ये हो जाएगा 60, फिर 0 अपॉन 1/60, तो किसी से भी डिवाइड करो वो 0 हो जाना है। उसके बाद -1/60 अपॉन -1/60, तो ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद -1/60 अगेन डिवाइड करेंगे, आ जाएगा -1, और फिर लास्ट में आ जाएगा 1/60 अपॉन -1/60, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो लास्ट में सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई है हमारी, x1 x2 x3, हमारा x3 1 है, ठीक है। x3 है 1, फिर सॉरी x3 नहीं S1 था 1/60, तो 1/60 अपॉन 1/60 इज 1, देन -1/60 अपॉन 1/60 इज -1, देन -1/60 अपॉन -1/60 इज -1, और लास्ट में 1/60 अपॉन 1/60 इज 1, ठीक है। तो ये आ गई हमारी S1 की वैल्यूज। अब हमें लिखनी है x2 की वैल्यूज। तो x2 की वैल्यूज के लिए हम पहले हाईलाइट कर लेते हैं जो इसकी ओल्ड वैल्यूज थी, वो है हमारी ये x2 वाली रो, ये है, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमेशा की तरह फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एग्जिस्टिंग वेरिएबल के लिए ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू बिलो और अबव की एलिमेंट, और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन न्यू रो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, पहली वैल्यू है, चलिए आपको एक वैल्यू हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं, बाकी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली वैल्यू है हमारी ओल्ड वैल्यू है 80, माइनस क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू बिलो और अबव, तो 160 की एलिमेंट है, इसके ऊपर है -2/75, -2/75 इंटू जो न्यू वैल्यू है ये है 2400, ठीक है, न्यू रो की कॉरस्पॉन्डिंग ये करना होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा, देखिए 5 से अगर हम डिवाइड करें, 5 1 ज़ा 5, 6 7 5 5 ज़ा 25, यहाँ पर बनता है 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, ये फर्दर
5 से हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और ये हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो ये बन गया 80 माइनस माइनस प्लस 32 2 ज़ा 64। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 80 प्लस कितना है 64, तो ये बन गया हमारा 144। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, तो इस रो में हम क्या कहते हैं, हमेशा क्या इजी रहता है कैलकुलेट करने के लिए, सबसे पहले आप उस रो की सारी ओल्ड वैल्यूज लिख लो। ठीक है, ओल्ड वैल्यू और माइनस का साइन लगा लो, फिर ब्रैकेट में ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू बिलो और अबव की एलिमेंट है ये सब वैल्यूज में कॉमन आनी है, तो ब्रैकेट में -2/75 लिख लेना है, और फिर जो कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी न्यू रो की वैल्यूज हैं, जैसे x1 के नीचे 60 है, x2 के नीचे 0 है, ये वैल्यूज सारी मल्टीप्लाई करते जानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए वैल्यूज लिख देते हैं। राइट, तो इसमें आ जाएगा हमारा 8/5, फिर आ जाएगा 1, देन वी हैव 0, देन -1/50, देन 0 एंड देन 1/50। ठीक है, आप अपनी कैलकुलेशंस यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो इसके बाद जब ये कैलकुलेशन हो गई, नेक्स्ट स्टेप होता है ZJ और डेल्टा जे कैलकुलेट करना। तो बहुत ही सिंपल है, ZJ के लिए हम करते हैं समेशन ऑफ CB इंटू AIJ, और डेल्टा जे के लिए हम करते हैं CJ माइनस ZJ, CJ माइनस ZJ। ठीक है, तो हम फटाफट से ZJ कैलकुलेट कर लें। आप भी साथ साथ करते जाइए, फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा हुआ है, CB इंटू AIJ करना है और समेशन लेना है। ठीक है, हर एक कॉलम के लिए, तो जितनी भी x1 x2 S1 S2 ये जितनी भी वैल्यूज हैं सबके लिए, सब वेरिएबल्स के लिए वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास है यहाँ पर 24 इंटू 8/5 और 60 इंटू 0 है। चलो ये भी हमारा काम इजी हो गया, सेकंड रो में 0 है तो हमें सिर्फ पहली वाली रो की ही मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले का तो मल्टीप्लाई करके 0 ही आना है। ठीक है, तो ये भी सिंपल हो गया। तो 24 इंटू 8/5 प्लस 60 इंटू 0 करना है, तो वो 60 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारा बन जाएगा 8 4 ज़ा 32, 192/5। ठीक है, दूसरे केस में हमारा हो जाएगा 24 इंटू 1 इज 24, देन वी हैव 24 इंटू 0, 0 इंटू 1 0, ये हो गया 0, फिर माइनस 24 इंटू -1/50 और दूसरी टर्म तो 0 ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा, ये आ गया हमारा -12/25। इसको हम लिख लेते हैं -12/25। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 24 इंटू 0 एंड 0 इंटू -1, ये हो जाएगा 0, और नेक्स्ट स्टेप में अगेन 24 इंटू 1/50 है, तो ये 12/25 आ जाना, दूसरी टर्म तो 1 इंटू 0 0 है। ठीक है, हो गया सिंपल, तो ये काफी सिंपल था, हम यहाँ लिख लेते हैं 192/5। ठीक से 192/5। ठीक है, चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा, वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा जे। ठीक है, तो डेल्टा जे सिंपल है, ऊपर CJ देखते जाना है और नीचे ZJ की वैल्यू, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो पहले केस में है 40 माइनस 192/5, तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 200 माइनस 192/5, तो 40 माइनस 192/5, 200 माइनस 192 इज 8, ये हो जाएगा आपका 8/5। ठीक है, हम यहाँ पर सीधा लिख देते हैं 8/5। उसके बाद नेक्स्ट है 24 माइनस 24, ये आ गया 0, देन वी हैव 0 माइनस 0 0, 0 माइनस -12/25, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, देन m minus 0 is m, then m minus 12/25 is m minus 12/25। ठीक है, डेल्टा जे कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमें देखना होता है कि वेदर ऑल डेल्टा जे वैल्यूज आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर
हम चेक कर लेते हैं। देखिए पहली वैल्यू है 8/5 पॉजिटिव, देन 0 0, देन 12/25 इज पॉजिटिव, m पॉजिटिव है, और नेक्स्ट है m माइनस 12/25। तो आपने ये नहीं सोचना है कि बीच में माइनस है तो ये नेगेटिव टर्म हो जाएगी, आपने ओवरऑल इसकी वैल्यू देखनी है। तो क्योंकि हम m को कंसिडर करते हैं वेरी बिग वैल्यू, तो उसमें से एक छोटी सी वैल्यू माइनस करोगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। ठीक है, इसका मतलब अब हमारे पास ऑल डेल्टा j वैल्यूज आर either greater than or equal to 0. Therefore, अब यहाँ लिख लेते हैं, since all delta j values are greater than equal to 0, therefore we have got optimal solution. ठीक है, तो अब हमें यहाँ से फर्दर और रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पर कोई मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, की कॉलम, की रो, की एलिमेंट कुछ भी ढूंढने की अब जरूरत नहीं है। दिस इज द फाइनल टेबल। ठीक है, नो फर्दर रिविजन इज रिक्वायर्ड। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि हम अपने फाइनल आंसर को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। सो दिस इज आवर फाइनल टेबल। यहाँ से ये जो हमने ऑरेंज बॉक्स में हाईलाइट किया हुआ है ये हमारे फाइनल सोल्यूशन वेरिएबल्स हैं। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारे पास क्या है, हम बोलेंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन इज x2 is equal to 144 and s1 is equal to 2400। ठीक है, तो हमारे जो मेन डिसीजन वेरिएबल्स थे x1 x2, तो क्योंकि हमारे इस फाइनल सोल्यूशन में x1 नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे x1 is equal to 0। ठीक है, तो ये हमारी डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं। और हमारा क्वेश्चन था मिनिमाइज, तो हम बोलेंगे अब अगर मिनिमम कॉस्ट हम मान के चलते हैं तो उस केस में मिनिमम कॉस्ट कितनी हो जाएगी, या हमारा जो फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, वी वर गिवन 40x1 प्लस 24x2। ठीक है, और उसके अलावा जब हमने स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बनाई थी तो हमारे पास और क्या था इसके साथ साथ, प्लस 0 इंटू s1 प्लस 0 इंटू s2 प्लस m इंटू a1 प्लस m इंटू a2। ठीक है, तो हमारे फाइनल सॉल्यूशन में जो जो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो हमने कंसिडर नहीं करने हैं, मान के चलेंगे उनकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 40 इंटू 0 प्लस 24 इंटू x2 है 144 प्लस 0 इंटू s1 हमारा है 2400, लेकिन 0 इंटू 2400 इज अगेन 0। फिर s2 एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी 0 है, तो 0 इंटू 0 इज 0। फिर उसके बाद a1 भी नहीं है फाइनल सोल्यूशन में, और ये होना भी नहीं चाहिए। जब तक हमारे फाइनल सोल्यूशन में a1 या a2 कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है तब तक हम उसको ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं बोल सकते, वो इनफिजिबल होता है। ठीक है, तो a1 भी नहीं आ रहा है, a2 भी नहीं आ रहा है, ये दोनों 0 हैं। तो चाहे इन्फिनिटी हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा। तो m इंटू 0 0, m इंटू 0 इज 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये पहली वैल्यू भी 0 आ गई, दूसरी वैल्यू है 24 इंटू 144, ये आ जाएगा हमारे पास 3456। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कॉस्ट है और रुपीज में यूनिट्स है आपके, तो आपने लिखना था 3456 रुपीज। ठीक है, बट सिंस नो यूनिट्स आर गिवन तो हम इसको एज इट इज रखेंगे, राइट। तो दिस इज हाउ वी find our solution with the help of simplex method in case of minimization objective function। ठीक है, I hope all the steps are clear and how certain things are different from the maximization case, ये सारी चीजें clear हैं। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कोई भी confusion रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। विद दिस आई विल टेक यू लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।